यहाँ पर मतगणना केंद्रों पर जो ये अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं और इन सब के साथ साथ जो उत्सुकता है वो तमाम पार्टियों के एजेंट्स में भी होती है, जो कि इस वक्त जो है मतगणना केंद्रों के बाहर खड़े हो जाते हैं। अनुमति भी भले ही होती है कि वो काउंटिंग सेंटर्स के अंदर रहें। तो इस बार फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। 2 फेजेस में बिहार विधानसभा में वोटिंग हुई थी और पहले फेज में देखिए कि जिस तरीके से मतदान हुआ, दूसरे फेज में जिस तरीके से मतदान हुआ वो काफी ज्यादा था पिछली बार के मुकाबले, और क्योंकि लगभग 10% जो वोटिंग थी वो ज्यादा थी। इस बार 67% वोटिंग हुई थी इन 2 फेजेस में, जिसको लेकर अलग अलग कयास हैं हर किसी के कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो क्या होता है, बदलाव होता है या फिर जो सत्ता में होता है उसको भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से वो जीतता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो क्या कहते हैं वो आपको एक बार हम बता देते हैं, क्योंकि जो रुझान है उसके हिसाब से महागठबंधन पीछे है इस वक्त और जो एनडीए है, एनडीए के तमाम जो साथी हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो देखिए एनडीए में कौन कौन है वो आपको पता है। एनडीए में भाजपा है, जेडीयू है, लोजपा है, एनडीए के साथ जो अन्य है वो भी हैं। महागठबंधन के साथ ही कौन कौन है इसमें, राजद है, कांग्रेस है, CPI-ML है। महागठबंधन के जो अन्य हैं वो भी हैं। इसके अलावा मैदान में बिहार के जनसुराज है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, वो भी मैदान में है, और साथ ही अदर्स, इसमें कई निर्दलीय होते हैं। और लेकिन जो लड़ाई है वो कई ऐसी सीटें हैं जिसमें राघोपुर भी आती है, महुआ भी आती है, मोकामा भी आती है, तारापुर हो, लखीसराय हो, काराकाट हो, छपरा हो, अलीनगर हो, करगर हो, बक्सर हो, ये तमाम वो सीटें हैं, हॉट सीटें, जिन पर लड़ाई काफी दिलचस्प है। अगर बात कर ले राघोपुर की तो यहाँ से खुद तेजस्वी यादव और सतीश यादव के बीच में लड़ाई है। महुआ में तेज प्रताप यादव हैं, मुकेश रोशन हैं, संजय कुमार हैं। मोकामा में वीणा देवी हैं, अनंत सिंह हैं, अनंत सिंह जो कि कई बार के विधायक हैं। तारापुर में सम्राट चौधरी खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मैदान में है, अरुण साहा है यहाँ पर। और लखीसराय में विजय सिन्हा है, अमरीश अनीश हैं। काराकट में ज्योति सिंह है, स्नेहलता है, अरुण सिंह है। बात करें छपरा की, छपरा में देखिए खेसारी लाल यादव हैं, छोटी कुमारी हैं। अलीनगर विधानसभा सीट भी इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरी मैथिली ठाकुर हैं, उनके सामने है विनोद मिश्रा। एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर भी माना जा रहा है। करहर की बात की जाए तो यहाँ पर रितेश पांडे हैं, वशिष्ठ सिंह है, संतोष कुमार मिश्रा हैं, आनंद मिश्रा बक्सर में और संजय कुमार तिवारी भी बक्सर में। इनके बीच में कड़ी टक्कर, एक जो टाइट फाइट है वो बताई जा रही है। इसके अलावा आप ये भी जानिए कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ी थी। बात करें तो कुल 243 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा, जेडीयू ने 101 पर, आरजेडी ने 143 पर, साथ ही कांग्रेस ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ा है। तो देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर अलग अलग पार्टियों के रिएक्शंस भी होंगे, यही जानते हैं और चर्चा करते हैं। इस वक्त खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जहां बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रियदर्शनी सिंह हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा बजरंग दास गर्ग जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपको भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमित नेहरा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका अमित जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला रिएक्शन मेरा प्रियदर्शनी जी आप ही के साथ होगा। जो रुझान सामने आ रहे हैं, हालांकि ये नतीजे तो नहीं है, नतीजे जो है वो दोपहर तक ही स्पष्ट होंगे, लेकिन रुझानों पर सबसे पहला रिएक्शन आपका। गुड मॉर्निंग और उसके बाद इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों को भी। मेरे लिए बिहार चुनाव वैसे भी बहुत ज्यादा एक तरह से निर्णायक भी है और कहीं ना कहीं आत्मा से भी जुड़ा है, क्योंकि मेरा ननिहाल बिहार है और हम लोग अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल पटना जाया करते थे। मैं आपको बता दूं कि जो इस तरीके से रुझान, मैं सुबह से ही टीवी खोल के बैठी हूं और मैं वैसे भी आश्वस्त थी, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं उनसे भी अक्सर बात होती थी, पॉलिटिकल परिवार है, तो वहां पे साफ पता लग रहा था कि एनडीए एकदम क्लीन स्वीप लेगी। इसके पीछे देखिए कारण क्या है, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा हम बैक हिस्ट्री पे जाते हैं। 90 के दशक में अगर आप देखेंगे तो जब हम लोग भी उधर जाते थे गर्मी की छुट्टियों पे, तो ऐसा होता था कि 6 बजे के बाद एक तरह से हाई अलर्ट टाइप का लग जाता था पूरे पटना एक तरह से सिटी है। आप ये सोचिए कि 6 साढ़े 6 बजे के बाद बोल दिया जाता था कि भाई बाहर मत निकलो, क्योंकि अगर निकलोगे तो आपको किडनैप कर लिया जाएगा। रंगदारी वहां पे बहुत ज्यादा थी, तो लोगों को आज भी वो गुंडा राज कहीं ना कहीं याद है। कोई ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं।
और जो आज नया 2005 में जो जिस बच्चे का जन्म हुआ और 2025 में वो 18 साल का हो गया, तो एक नया वोटर है वो। जी। तो उन्होंने भी ऐसी किस्से कहानियां सुनी है। और इनके पास अच्छा एक बात सबसे बड़ी जो मुझे लगती है कि जहां आप एक तरफ तो एक पार्टी है जो हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है, हमेशा बात करती है कि हिंदुत्व को किस तरीके से बढ़ाया जाए, हमेशा बात करती है कि हमें एकत्रित होकर रहना है। और एक तरफ एक पार्टी है जो जो लालू जी की पार्टी है, और मुख्यतः उसमें लालू जी, उसके बाद तेजस्वी जी, अब तेजस्वी जी के दो बच्चे हो गए हैं, वो जी, ए जी, ओ जी, यही होता रहेगा। इसका मतलब कि एक आम कार्यकर्ता तो कभी वहां पे नहीं सोच सकता है, कभी भी नहीं सोच सकता कि हम कभी मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ वो प्रदेश की जनता का क्या होगा, यही तो एक नारा पूरे बिहार में दे दिया गया था। जो व्यक्ति अपने ही सगे भाई का नहीं हुआ, आप ये बताइए तो वो किसी और का क्या होगा। और जहां तक शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा की बात जब तेजस्वी जी करते हैं तो बड़ी ही हास्यास्पद बात लगती है, क्योंकि वो खुद 9वीं फेल है। खुद 9वीं फेल व्यक्ति अगर शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की आर्या। बात करे, ठीक है, हॉस्पिटल्स की बात करें, उनके पास तो टेन्योर था ना। कितने रोजगार दे दिए उन्होंने, डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कितने रोजगार दे दिए। डेटा तो हमारे पास भी है, लेकिन कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, ये कुछ भी आगे नहीं अपनी किया, बात रखेगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क मैं ले लेती हूँ प्रियदर्शनी जी सभी के साथ। जी। बजरंग दास गर्ग जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब प्रियदर्शनी जी अपनी बात कह रही थी, लेकिन उस पर भी आप रिएक्ट करिएगा। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के भी कई दिग्गज पहुंचे थे बिहार में महागठबंधन के लिए, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए, लेकिन जो अभी शुरुआती रुझान है उस पर आपका रिएक्शन सबसे पहला। ये सरकारी कर्मचारी के मैक्सिमम वोट होते हैं और सरकारी कर्मचारी सरकार के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने सरकार के नीचे काम करना होता है, पक्ष में जाते। दूसरी बात, ये भी तो ईवीएम मशीन चालू नहीं हुई है, उनके वोटों के रुझान आने। मुझे यही उम्मीद है कि हमारा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार ने पूरी सरकारी तंत्र मंत्र मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया, इसमें कोई दो नहीं। सारा देश ने देखा किस प्रकार भुकाने का, गुमराह करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी, मोदी जी छोटी छोटी जगह में जनसभाएं कर रही हैं। अमित शाह तो वहां मकान लेकर डेरा लगाए हुए थे, अफसरों को धमका रहे थे, ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करोगे ऐसा कर देंगे। लगातार जिस तरह एक कार्यकर्ता होता, अरे देश का गृह मंत्री है और आप ऐसे छोटे छोटे अधिकारियों दिखाकर आप वोट गिरवाना चाहते हो, गलत काम कराना चाहते हो। जनता बहुत सियानी हो चुकी है। और मेरी बहन जी जैसे बात कर रही थी, इन्होंने एक ही काम था, सिर्फ गुमराह करना, मुद्दे की बात नहीं करना। ना तो इन्होंने शिक्षा की बात करी, ना चिकित्सा की बात करी, ना बेरोजगारी की बात करी, ना किसान की बात करी, ना महंगाई मतलब आम जनता की बात करी। सिर्फ ये तो मुद्दे को भटकाने की बात करते हैं। अरे कौन सी शिक्षा आपने अच्छी दे दी? हरियाणा ही ले लो, स्कूलों में डॉक्टर नहीं है, हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। सो हॉस्पिटलों के अंदर क्या स्थिति है, दवाइयां तक नहीं है, और स्कूलों के अंदर बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। आप करते हो शिक्षा की बात करते हो, ऐसी स्थिति। और रिजल्ट आपका देखोगे, अंडा जीरो रिजल्ट आपका पूरा, आप काट के देख लो, 11 साल का रिकॉर्ड दे लो, आपका सरकारी स्कूल का रिजल्ट 0/0 आपका रिजल्ट है। ऐसी स्थिति तो आपकी शिक्षा की है। आप क्या किस नाम की वोट मांग रहे हो? आप गुंडा राज तो हरियाणा के अंदर है। ठीक है, फायरिंग करके अपराधी दुकानों पे व्यापारियों पे रोटी मांग रहे हैं, गलती मांग रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, और आप कहते हो। ठीक है, मैं आऊंगी इस पर भी, गर्ग जी मैं आऊंगी। ठीक है, एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए अमित नेहरा जी का। अमित नेहरा जी, आपने दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना है,
उनका खास तौर से बजरंग दास जी ये बोल रहे हैं कि जो शुरुआती रुझान है इसमें सरकारी कर्मचारियों के अधिकतर वोट होते हैं और सरकारी कर्मचारी सरकार के पक्ष में ही करेंगे वोट, लेकिन आपका जो विश्लेषण है वो क्या कहता है शुरुआती रुझान पर? देखिए, अगर सरकारी कर्मचारियों का अनुमान है तो हरियाणा में 2024 में नवंबर में जो हुआ था चुनाव अक्टूबर में, तो पिछले साल ही उसमें जो पोस्टल बैलेट थे उसमें तो कांग्रेस को वोट ज्यादा दिए थे। ये कोई सेट ट्रेंड नहीं है कि कर्मचारी जिसको वोट देंगे उसको उसकी सरकार बनेगी। हाँ, इंडिकेशन हो सकता है। दूसरी बात यह है, अगर बिहार की राजनीति को समझा जाए एक ही वाक्य में, तो बिहार की राजनीति फिलहाल अभी तक जो चलती आई है पिछले 25-30 साल में, वो ये है कि या तो आप लालू के साथ हैं या आप लालू के खिलाफ हो। वहां पे यही ट्रेंड करता है। तो इससे आप मेरे ख्याल से समझ ही गई होंगी कि स्पष्ट रूप से दो विभाजन है वहां पे, लालू के प्रति वोटिंग होना या लालू के खिलाफ वोटिंग होना। कुछ समय पहले तक हरियाणा में भी ऐसा था, 2019 तक आपको ध्यान होगा कि या तो आप जो देवीलाल परिवार है यानी ओम प्रकाश चौटाला या इनेलो कह लें, या तो आप इनेलो के वोटर हैं या आप उनके खिलाफ वोट करते हैं। बीजेपी का उस समय से अभ्युदय नहीं हुआ था, 2014 के बाद ही बीजेपी आई थी। बीजेपी भी साथ रहती थी अपने इनेलो के साथ या देवीलाल के साथ। तो एक तरह से जिस तरह हरियाणा का वातावरण था पहले 25-30 साल पहले तक, बिहार में अभी भी वही है। हाँ, इस साल हो सकता है कुछ ट्रेंड बदल जाए। तो मैं तो ये कहूंगा कि 243 सीटें हैं, बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। अगर एनडीए आती है पावर में, तो पहली बात तो स्पष्ट ये है कि एनडीए में भी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी ने 101 जो टिकटें हैं वो बांटी हैं। तो बहुमत के लिए तो 122 चाहिए। तो कोई सा भी दल अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाएगा, एक दूसरे पे निर्भर रहना पड़ेगा। अगर इसमें क्या है कि स्टेबिलिटी तो नहीं मिल पाएगी स्टेट को। दूसरी बात क्या है कि महागठबंधन ने भी जो चुनाव है वो अच्छी तरीके से चल रहा है। कांग्रेस अपनी जमीन जो खो चुकी थी उसको पाने का प्रयास कर रही है। आरजेडी वापस सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। देखते हैं कि धीरे धीरे ईवीएम से काउंटिंग होनी है, तो 2-1 घंटे में जो ट्रेंड चलेगा मेरे ख्याल से चलता ही रहेगा। बहुत ज्यादा ठीक है, आऊंगी मैं अमित जी आपके पास। आपने महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी है, मैं आप ही की बात को आगे फॉरवर्ड करती हूँ। प्रियदर्शनी जी, जो बात अमित जी ने कही कि उनको ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी जो है अपने बलबूते पर सरकार नहीं बनाने वाली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जो हुआ, परंपरा टूटी, ये कहा जाता था वहां पर खास तौर से कि कोई भी पार्टी रिपीट नहीं करती है, लेकिन वहां पर हुआ ऐसा, बीजेपी ने अपने दम पर जो है वो सरकार बनाई। लेकिन आपको क्या लगता है, अभी जो शुरुआती रुझान है, जब तस्वीर भी साफ होगी उसके बाद भी क्या लगता है आपको, क्या पिछले बार की मुकाबले इस बार कितनी सीटें बीजेपी लेकर आ रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे इस बार, और ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, तो आप ये मत सोचिएगा मैम कि मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ। मैं आश्वस्त हूं और स्टैटिस्टिक पे बोल रही हूँ। मैं जोन वाइज जोन आपको बता सकती हूँ कि सीमांचल के क्षेत्र में कैसा होगा, जो कि एक क्षेत्र है जो पटना के विक्रम जो जिला है वहां पे, जो पटना के बगल में, वहां पे वोटिंग कैसी होगी। मैं एग्जैक्टली आपको जोन बाय जोन बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे उस एरिया का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है। ठीक है, मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, सीमांचल का कुछ एरिया अगर हम लोग निकाल दें, ठीक है, तो आप आश्वस्त रहिए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, बहुत बड़े मैंडेट से खुद ही सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। और जदयू भी अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगी, बाकी जो हमारे साथ सहयोगी दल है वो तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बट हम लोग आउट परफॉर्म करेंगे। जैसे हरियाणा का रिजल्ट बहुत शॉकिंग था, आपको भी याद होगा, जब विधानसभा के चुनावों में हम लोग बैठे थे, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि 9-10 साढ़े 10 बजे तक पूरी स्थिति एकदम पलट गई थी। समझ में आ गया था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और यही कांग्रेसी जब बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मुझे याद है बजरंग भाई भी हमारे साथ एक डिबेट में थे, तो उन्होंने उससे पहले तो बड़े आश्वस्त थे, लेकिन जैसे ही 11-11:30 बजे की डिबेट मेरे साथ थी इनकी, उसके बाद ये भी समझ गए थे कि सरकार में नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बड़ी ही मार्के की बात बोलना चाहती हूँ
कि आप बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की हरियाणा में स्थिति खराब है। मैं तो स्टैटिस्टिक्स पे बात करती हूँ, स्टैटिस्टिक्स आप उठा के देख लीजिए, इंडिया न्यूज हरियाणा का सबसे बड़ा चैनल है, स्टैटिस्टिक उठा के आप देख लीजिए। 29% हमारे यहाँ इंक्रीजमेंट हुआ है जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने लगे हैं। लोगों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालना शुरू कर दिया है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। तो आप पहले स्टैटिस्टिक में बात करिए, गोल मोल मत बात करिए कि अरे स्कूल बंद हो गए हैं, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। बड़े भाई आप देख लीजिए स्टैटिस्टिक, किस तरीके से बच्चों ने आना शुरू कर दिया, 29% का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो जनता को बरगलाइए मत, जनता एक ऐसी है जो जनता जनार्दन है, और जनार्दन सब जानती है। जहां तक आप ही के पास बिहार आ रही हूँ चुनावों की जी। बात करें, आप बिहार चुनावों की बात करें अगर हम लोग, तो हमारे पास जो चेहरे हैं, जो हमारे पास चेहरे हैं इस समय, भारतीय जनता पार्टी के पास आप देखिए कितने बड़े बड़े चेहरे हैं बिहार में, कितने बड़े बड़े चेहरे हैं हमारे पास। और भारतीय जनता पार्टी के पास चाहे आप हर जिले में भी उठा के देखेंगे, एक एक जिले में भी हमारे पास एक से एक ऐसे फेसेस हैं जिनको आप सीएम का चेहरा बना सकते हैं। लेकिन इनके पास, आरजेडी के पास तेजस्वी यादव 9th फेल के अलावा और कोई चेहरा ही नहीं था, एक कोई चेहरा ही नहीं था। क्यों, क्या गुण बनता है उनके अंदर? लालू यादव के पुत्र नहीं होते तो क्या तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम तो छोड़िए, क्लर्क की नौकरी भी उनको नहीं लगती। मैडम आज आप इतने बड़े चैनल में हैं, आपने जर्नलिज्म किया होगा, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया होगा, तब आज आपकी जॉब लगी है। आज मैं एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, तब जाके आज प्रवक्ता का काम मिल रहा है, क्योंकि भाई पढ़े लिखे हैं। इनकी क्या काबिलियत है? 9th फेल है ना, इनकी क्वालिफिकेशन तो 9th फेल ही है ना, इसको तो नहीं नकारा जा सकता। एक 9th फेल व्यक्ति का सिर्फ क्वालिफिकेशन ये है कि वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, उसके अलावा इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, इनका खुद का अस्तित्व क्या है? नीलबट्टा सन्नाटा। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि एक राष्ट्रवाद की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो कि मुद्दों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो कि एक ऐसी पार्टी है जो कि बात करती है प्रोग्रेशन की, बात करती है विकास की, और विकास हम लोग बोलते नहीं है, हमने किया भी है। चाहे आप ये देख लीजिए, मैं अब ज्यादा बड़ी बात इसको ये ऑफ द टॉपिक नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं लेकिन संक्षेप में आपको बता देती हूँ कि जो इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, विपक्ष, मैं बोल रही हूँ कि चलिए आप ही के देश में हुआ ना बॉम्ब ब्लास्ट, आप सब मौन हैं, आप सब मौन हैं, इतना बड़ा बॉम्ब, एक शब्द नहीं आप लोगों से निकला, तेजस्वी यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि इनको एक पर्टिकुलरली एक जाति विशेष के वोट चाहिए, उनको नाराज नहीं, वो नाराज नहीं होने चाहिए, उनकी नाराजगी इनके लिए अपने देश से बड़ी है। ठीक है, आती हूँ आपके पास। बजरंग जी जवाब दीजिए। देखिए साक्षी जी, अमित जी ने सही कहा कि पहले रुझान के अंदर सरकारी कर्मचारियों ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस को वोट दिया, ये कोई पैमाना नहीं है, बिल्कुल मैं उनकी बात पर सहमत हूँ। मगर हरियाणा में क्यों दिया? इसलिए दिया कि सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से सरकार से नाराज थे, जो आज भी नाराज है। इसका एक रीजन था, सरकार झूठी वादे करती, झूठी घोषणाएं करती है, उनकी ओल्ड पेंशन योजना जो ओपीएस की जो उनकी मांग थी उनकी पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्हें उम्मीद थी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आएगी, और कांग्रेस पार्टी आने से हमारी आपने ये बात बोली यहाँ पर कि जब कांग्रेस को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे शुरुआती रुझान में, तो सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस को जो है वो वोट दिया, और आप दूसरी ओर बोल रहे हैं कि बिहार में जब अब जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वहाँ पर सरकारी कर्मचारी जो हैं वो सरकार के पक्ष में हैं, इसका मतलब नाराज नहीं है। दो बातें हैं ये आपकी, स्पष्ट कीजिए जरा। बिल्कुल आपकी बात पे भी सहमत हूँ। साक्षी जी आपने सही सवाल किया, मैं घुमा फिरा के बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ हरियाणा के अंदर सरकारी कर्मचारियों में पहले भी नाराजगी थी, आज भी नाराजगी है, मगर वहां पे नाराजगी नहीं थी, इसलिए सरकारी कर्मचारियों ने उनको वोट दे दिया। थोड़ा बहुत अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है, आपके रुझान के हिसाब से भी कि बहुत लंबा चौड़ा अंतर हो वो बात नहीं है। और ये बात आते हैं जहां तक वहां बिहार के चुनाव, इन्होंने कहा कि एक ही ऐसा व्यक्ति मिला
जो मुख्यमंत्री के दावेदार बना दिया, उसकी क्या पहचान है? हाँ, मैं बताता हूँ उसकी पहचान क्या है। एक तो बहुत लोकप्रिय बिहार के अंदर, अरे आप लोकप्रिय का पैमाना लगाए, एक तरफ मोदी जी खड़ा कर लो, अमित शाह खड़ा कर लो, साथ के अंदर नीतीश कुमार जी खड़ा कर लो, साथ के अंदर आप तेजस्वी खड़ा कर लो। लोकप्रिय पैमाना जनता बताती है। आपकी इंडिया न्यूज में सर्वे भी हुई थी, सर्वे की रिपोर्ट भी आपने टीवी में दिखाई। नीतीश कुमार के मुकाबले 2 गुना ज्यादा जनता किसको मुख्यमंत्री चाहती है? तेजस्वी को मुख्यमंत्री चाहती है। अरे तो पलटू राम है, याददाश्त है नहीं है क्या? मंच के ऊपर कुछ बोलता, कुछ बोल देता है, कभी कुछ मोदी साहब आते कुछ बोल देता है, फिर माफी मांग लेता है। आप क्या समझते हो? रिटायर हो चुके हैं, याददाश्त नहीं है। वो तो मजबूरी के अंदर सिर्फ कांग्रेस पार्टी आगे ना आ जाए, लालू की पार्टी आगे ना आ जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने दुश्मन को भी, आप जिधर वो लोग हैं, चलती सरकार हाँ किसकी थी? कांग्रेस के सहयोग से बनी हुई बिहार की सरकार थी, उस सरकार को भी चोरी करके अपने पालने में मिला लिया। इधर वो पलटू राम है जो हमारे साथ सरकार बना रखी थी, रातों रात बदल के मोदी जी के गोदी में बैठ गए। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मानो आप किसी की पैमाने की बात करते हो, भाई इस आदमी को किस नाम पे बनाया जा रहा है और उसकी क्या गुडविल है, क्या लोकप्रियता है, आप चेक कर लीजिए। नीतीश कुमार के मुकाबले के अंदर उसके 2 गुना से ज्यादा लोग नहीं चाहते। युवा तो फैन है, बिहार के अंदर गीत गाते हैं, गाजा जाते हैं लाखों लोग। ठीक है, आपकी बात का एक बार मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे अमित जी के पास भी जाना है। एक बार प्रियदर्शनी जी जवाब दीजिए संक्षेप में। क्या बात लूं सिर्फ? ठीक है बजरंग जी, आपने जो बात रखी है एक बार मैं उसका जवाब ले लेती हूँ बीजेपी की प्रवक्ता से। शिक्षा की बात कही थी मेरी बहन जी ने, यूं कहा था शिक्षा में हमने सुधार किया। ठीक है, कौन सा सुधार किया? हजारों स्कूल आपके बंद हो गए और आपने फ्री शिक्षा देने की घोषणा सरकारी स्कूल में करने के बावजूद भी। ठीक है प्रियदर्शनी जी, बजरंग जी का ये कहना है स्पष्ट तौर पर कि जो नीतीश कुमार है उनकी छवि जो है, आपने भी देखा है, जो उनको नाम दिया गया है पलटू राम का, उस छवि को लेकर वो बात बोल रहे हैं। जवाब दीजिए पहले। ये पहली बात तो मुझे इस शब्द से बहुत ज्यादा आपत्ति है मैडम, मैं आपको बताती हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप ये बताइए राजनीति में फेरबदल कौन नहीं करता? क्या लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं किए? पहले उनकी क्या विचारधारा थी? इनफैक्ट लालू जी का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने जयप्रकाश नारायण के समय से उन्होंने जो जयप्रकाश नारायण जी के समय के जो लालू यादव थे, जो समाजवाद की बात करते थे, और उसके बाद वो इतने कैपिटलिस्ट हो गए कि आप आज ये देखिए कि उन्होंने परिवारवाद, समाजवाद और कहां परिवारवाद, आप ये देखिए इनका क्या समन्वय हुआ। आप इस तरीके से देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के भाई साले साड़ू यादव ने किस तरीके से, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए नेशनल टेलीविजन पे, कि किस तरीके से एक आईएएस की पत्नी के साथ लगातार इन्होंने 3 साल तक रेप की घटना की। एक शिप्रा करके बेचारी महिला मिस पटना रही थी, पटना यूनिवर्सिटी वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती थी, उसके साथ क्या किया। और राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी, एक ऐसी मुख्यमंत्री, ये भी इतिहास है, एक ऐसी मुख्यमंत्री बनाइए। आप बताइए, आप क्या रिलेट कर पाएंगी, मैं क्या रिलेट कर पाऊंगी कि ऐसी मुख्यमंत्री जिसको साइन करना भी नहीं आता, आपने ऐसी मुख्यमंत्री बना दिया। आपको पूरी पार्टी में कोई नहीं दिखा, आपको महिला ही बनानी थी उस समय। अगर मुख्यमंत्री तो कांति सिंह को बना देते, और भी बहुत सारे लोग थे, और भी महिलाएं थी उस समय, उनको बनाते, लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि आपको परिवारवाद की राजनीति करनी थी। और इसकी प्रकाष्ठा अगर कोई करता है समाजवाद से, अगर सबसे बड़ा पलटू राम अगर कोई है तो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र हैं। सबसे बड़े अगर कोई पलटू राम है तो तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव क्यों तेजस्वी यादव ने पहले क्या नीतीश जी के साथ हाथ मिलाया नहीं था? खुद आए थे ना, खुद आए थे, पता कर लीजिएगा, खुद आए थे, नीतीश बाबू नहीं गए थे उनके पास। और दूसरी बात, एक बुजुर्ग आदमी का, आप उनसे कम से कम 30 साल छोटे हैं,
नीतीश जी से। और उसके बाद इतने बुजुर्ग आदमी, इतने सीनियर लीडर आपके पिता की उम्र के हैं, आप उनको चाचा कहते हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन अपने संस्कार अपनी किस जगह बात होते की शर्म हैं। आनी बिहार तो चाहिए? वैसे भी संस्कारों किस की बात भूमि है, की शर्म वहां पे आनी आप उनको चाहिए बीमार बहन जी? व्यक्ति बोल रहे हैं, पलटू आप राम के उनको बोल पास रहे हैं कि उनका शर्म आनी मानसिक चाहिए। संतुलन खराब है। पलटू राम अच्छा के लिए लगता है शर्म आपको आनी इस तरीके की चाहिए। हल्की बातें जो करते बात हुए? बात पर आप यहीं पे बोलता है अपनी शिक्षा का उसके लिए प्रमाण दे शर्म आनी देते हैं, चाहिए। आप यहीं पे दिखा जो देते हैं कि बिहार को आप खा गया अशिक्षित हैं। उसके लिए शर्म आनी चाहिए। है तो किसी का नहीं हुआ, उसके लिए शर्म आनी चाहिए। किसका नहीं हुआ? ऐसा किसका कोई नहीं हुआ? बताइए, ऐसा कोई किसका नहीं सगा हुआ? नहीं। तेजस्वी नीतीश कुमार यादव, ने तेजस्वी जिसको यादव सगा अपने नहीं, भाई का नहीं उसके हुआ। लिए शर्म आनी तेज चाहिए। प्रताप की ऐसे आंखों आदमी पे के एक साथ एक तो इंटरव्यू वो देखिए, होना चाहिए। आंखों से रणवीर आंसू साहब बस के निकलना बाकी था। कितनी बार तो वो रोए इंटरव्यू में। मुख्यमंत्री बना बैठा है, उसके खुद लिए बोलते शर्म हैं कि आनी चाहिए। जयचंदो ने पार्टी जो कब्जा कर व्यक्ति रखी है। घोषणा तो करता था, भूल जिसकी गए आप? पार्टी ने उसने क्या पार्टी कहा के था? पार्टी का आगे जो मैं दूसरा रिटायर हो राजकुमार जाऊंगा। है वो खुद ही क्या बोल रहे कहा भैया था जयचंदो ने जी? पार्टी। उसने कहा मैडम था ऐसे तो डिबेट आगे नहीं हो ठीक है, पाएगी, आगे बजरंग खुलवा दास जी और दीजिए भाई प्रियदर्शनी साहब। जी, समाजवाद या फिर परिवारवाद की तरफ आपने टॉपिक नहीं, डिरेल कर दिया है, लेकिन मैं उस पर भी आऊंगी और रिएक्शन लूंगी मैं आप नहीं। दोनों से। अमित जी, एक समस्या बिहार में रही है पलायन की, इसमें कोई दो राय नहीं, समस्या है बिहार में। बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, उसमें से हरियाणा भी है, वहां पर भी कई लोग काम करते हैं बिहार के जो रहवासी हैं। मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंचना, वहां पर कई ऐसे दौर रहे सीएम नायब सिंह सैनी के, जहां पर पहुंचकर सीएम सैनी ने उन तमाम लोगों को संबोधित किया है। क्या लगता है आपको, हालांकि शुरुआती रुझान है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, अभी हमको उनको नतीजे नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की का वहां पर पहुंचना, और जैसे कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, क्या एक प्रभाव रहा उस चीज का भी? देखिए बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है इन कवायदों का, लेकिन ये है कि एक मॉरल सपोर्ट जरूर मिलती है, क्योंकि बीजेपी आज भारत के ज्यादातर राज्यों में काबिज है। तो हर मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगी है, वहाँ पे एक रूटीन एक्सरसाइज है। अगर मान लिया यहाँ पे कांग्रेस होती, फर्ज कीजिए सेंटर में, और राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते, तो वो भी ये करते। इतना कोई ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। हाँ, उसमें मोमेंटम है, उसको गति जरूर मिल जाती है। और दिक्कत ये है कि अगर मुख्यमंत्री को जाना पड़ा है वहां पे हरियाणा के, क्योंकि वजह उसकी ये है कि मूल जड़ ये है कि वहां पे रोजगार की कमी है। और आप देखेंगे बिहार का चुनाव जो इस बार था, वो क्या था कि महागठबंधन का एक बड़ा मुद्दा था कि रोजगार नहीं है, हम रोजगार देंगे। जबकि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है एनडीए का, उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं था। हाँ, उनके पास एक मुद्दा था, जो महिलाएं हैं उनके खाते में 10-10 हजार रुपए डालने का, वो डालेंगे। तो ये जो मामला है, मैं आपको एक रोचक घटना बताना चाहूंगा, अगर आपके पास 2 मिनट का समय है। हाँ, तो बोलिए जी। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है भिवानी। तो 70 के दशक की बात है, 1970 के दशक की बात है। वहां पे जिला परिषद का चुनाव होना था। तो चुनाव होने से, यानी वोटिंग होने से 3-4 दिन पहले एक जो प्रत्याशी था, तो उसने अपने वार्ड में घी के जो टिन है वो बंटवा दिए थे। जो कमजोर तबके के थे, गरीब तबके के लोग थे, उनके घरों में घी के डब्बे थे घी के, ताकि वो उनको अपने पक्ष में वोट कर सकें वो। तो दूसरा जो प्रतिद्वंदी था वो चुप रहा 2-3 दिन, लेकिन जो जैसे ही जो मतदान की तारीख थी, उससे पहली रात थी, उसने क्या था कि वहां जहाँ पे घी के डिब्बे बंटवाए गए थे, उसने शराब की बोतलें बंटवा दी। तो बात ये होती है कि घी तो असर करता है आदमी में, जाके 1-2 महीने के बाद असर दिखाता है, लेकिन शराब तो तुरंत असर दिखाती है। तो वही असर हुआ मतदान में, शराब ने तुरंत असर दिखाया और शराब बांटने वाला जीत गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसमें क्या है कि जो रोजगार की बात है, तो मतदाता सोच रहे हैं कि ये आएंगे, उसके बाद रोजगार के अवसर आएंगे, तो फिर टाइम लगता है। लेकिन जो खटाखट 10,000 रुपए गए हैं महिलाओं के, तो हो सकता है वो कोई तुरंत असर दिखा दे, क्योंकि वो तो आगे हो। तो ये मुझे लगता है गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसके साथ एक और भी है कि 1951 के बाद बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मतदान होना, पिछली बार की बजाय की तुलना में लगभग 10% ज्यादा मतदान होना,
तो कहीं ना कहीं बदलाव का तो संकेत है। ये बदलाव किधर जाएगा, कैसे जाएगा, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। बजरंग जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले प्रियदर्शनी जी, आपके लिए एक सवाल है। देखिए, रोजगार की समस्या हर राज्य में होती है, लेकिन बिहार में ज्यादा है, इसके चलते पलायन करना पड़ता है। ये बताइए कि बार बार बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में भी या फिर संबोधन में भी तमाम नेताओं को रोजगार हम लेकर आएंगे या पलायन खत्म कर देंगे, कहना क्यों पड़ता है? क्योंकि सत्ता में तो आप ही है ना, लगभग 20 साल हो चुके हैं बीजेपी को। देखिए, अगर बिहार प्रदेश की बात करें तो हम लगातार सत्ता में नहीं रहे हैं। गठबंधन उसमें की बात आरजेडी करें, को भी जी हाँ, केंद्र में जहां तक जो हमने एक विशेष राज्य का दर्जा देना था, ठीक है, और उसके बाद जो जो एक एक्स्ट्रा फंडिंग जो एक विशेष राज्य को जाती है केंद्र की तरफ से, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से मदद की। अभी आपको ही मालूम होगा कि अभी हाल फिलहाल में 10,000 जो खाते में गए बहनों के, वो भी किया है हमने। और एक मैं ये बिल्कुल इसको एड्रेस कर रही हूँ बड़ी गंभीरता से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन ये मुद्दा नहीं होता तो एक बात बताइए ना, 80s के दशक में, 80 के दशक में हमारे माता पिता आए दिल्ली, क्योंकि वहां पे रोजगार का सच में कोई, आप या तो खेती कर सकते हैं या फिर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कहीं सरकारी नौकरी कर सकते हैं, वरना आप बेरोजगार हैं। तो ये बात हकीकत है और इसको बदलने की बहुत आवश्यकता है। ये बदलेगा कैसे? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। आज गुड़गांव की या हरियाणा की स्थिति में जो आज इतना बड़ा बदलाव आया है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मल्टीनेशनल कंपनियां, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, और आगे भी करने वाली हैं, जिससे कि वहां पे रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन अभी तक बिहार के बारे में ऐसा किसी भी नेता ने नहीं सोचा है। यही तो मैं बात बोलने की बार बार कोशिश कर रही हूं कि जब आप एक शिक्षित सीएम बनाते हैं, जब एक ऐसा सीएम बनाते हैं जिसका एक दूर का विजन होता है, तो डेफिनेटली उससे युवा कोई मूर्ख नहीं है। देखिए, जेनजी कोई मूर्ख नहीं है। अगर ये राहुल गांधी और तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि अगर भड़काऊ करके अगर जेनजी को ये बताने की कोशिश करेंगे और वो भड़क जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और हमें सब समझ में आता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पलायन क्या करेंगे, ये तो और सिविल वॉर की स्थिति ले आएंगे। वही गुंडा राज आ जाएगा जो 90 के दशक में होता था, कि वहां से लोगों को एक तरह से कर्फ्यू लग जाता था, लोगों के डर। मैं आपको बता रही हूँ, बिहार की स्थिति आज भी ऐसी है कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आज भी महिलाओं के मन में डर है। व्यापारियों को आज भी रंगदारी का डर है, क्योंकि आपका अपहरण चलते चलते भी 20 सड़क में, आप सोचिए 20 सड़क पे आप चल रहे हो और आपके साथ रंगदारी हो गई, आपको अपहरण कर लिया गया। ऐसी कितनी पिक्चरें भी बनी हुई हैं बिहार के इस प्रकरण को लेके। और ये कोई ऐसी नहीं है कि फिक्शनल स्टोरी बनाई गई है, ये सब हकीकत है। वहां पे आप ये सोचिए खुलेआम, मैं आपको एक घटना बता रही हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। और हरियाणा के दर्शकों, हम बिहार वगैरह में एक समय ऐसा था कि दुल्हा चोरी हो जाती थी। अब दुल्हा चोरी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई लड़का मान लीजिए इंजीनियरिंग किया हुआ है आईआईटी से या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से, या डॉक्टर है, और अगर किसी परिवार को समझ में आ गया कि भैया ये हमारी ही जात बिरादरी का, इस लड़के को, उस लड़के को उठा लिया जाता था, गन पॉइंट पे शादी करवा दी जाती थी। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई फिक्शनल घटना बता रही हूँ, ये फैब्रिकेटेड घटना नहीं है, हकीकत है। ठीक है। दुल्हा चोर घटना एक फैब्रिकेटेड घटना नहीं, हकीकत है। ऐसी स्थिति इन लोगों ने कर दी थी कि खुले आम गुंडागर्दी हो रही है। कौन बर्दाश्त करेगा आप बताइए? एक सभ्य समाज में क्या इस तरीके की गुंडागर्दी बर्दाश्त की जाएगी? और लालू प्रसाद जी के परिवार के ही लोग थे ना, उनके परिवार के लोग। अभी क्या बदला है आरजेडी में? पहले भी वही परिवारवाद कर रहे थे, अभी भी वही परिवारवाद कर रहे हैं। पुत्र मुंह में तो धृतराष्ट्र ने अपना बेटा गवा दिया, ये कौन सी बात कर रहे हैं? ठीक है, बजरंग जी आपके पास आते हैं। जिस तरीके से प्रियदर्शनी जी भी अपनी बात कह रही हैं, अब अपनी बात रखिए, बताइए। इस बार राहुल गांधी को भी देखा हमने, खुद प्रियंका गांधी भी पहुंची, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे, उन्होंने पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा उठाया। आप क्या सोचते हैं, कितना प्रभावी रहने वाला है इस बार कांग्रेस के लिए खास तौर से? देखिए, ये हकीकत बात है, बिहार की सरकार जो है, नीतीश की सरकार, लोगों को रोजगार के नाम पर झुंझुना जरूर दिया, और वहां से लाखों लोग पलायन करके अदर राज्यों के अंदर मजदूरी कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी
वहां से पलायन करके अदर स्टेटों के अंदर काम कर रहे। मगर दूसरी बात, अगर बहन जी बार बार कह रही है, हमारी छोटी बहन, कि लालू जी का राज, गुंडा राज, फलाना राज, मैं ये पूछना चाहता हूँ, लालू का राज गुंडा राज था तो हमारे चाचो पलटू राम जी ने उनके साथ सरकार क्यों बनाई? आप मुख्यमंत्री बन के बैठ गए और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया, सरकार चलाई। उत्तम गुंडा राज नहीं दिखा, उत्तम तो बढ़िया राज दिखा है। मीठा खाओ तो हमारे लिए, खट्टा खाओ तो खट्टा आ गया जी। ये लोग तो दोगली नीति जो है वो जनता जानती है। वहाँ पलटू राम जी का जो स्थिति थी, उन्होंने कहा भी पलटू राम मत कहो, बोला तो क्या है उनका इतिहास तो देख लो, उन्होंने क्या किया 20 साल के अंदर। भाई को भाई से लड़ाने के सिवाय, दल बदल करने के सिवाय, अपनी सरकार बनाने के सिवाय, कभी महागठबंधन के अंदर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, 2 दिन बाद सरकार जाती दिखती है, ईडी का छापा पड़ता है, फट बदल जाते हैं। पहले तो मैं यहाँ सारा देश के अंदर घूम घूम कर सभी पार्टियों को इकट्ठा करते हैं, इंडिया गठबंधन बनाते हैं, और जब ईडी का छापा पड़ा नहीं और अगले दिन ही सिलेंडर हो जाते हैं, तू ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो, मोदी के सामने सिलेंडर होते। ये तो इनकी पॉलिसी है, ये स्थिति करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहां बात करते हैं जबरन शादी की, जबरन शादी कभी टिकती है क्या? आजकल तो राजी खुशी शादी हुई, वो निभ जाए तो बड़ी दिक्कत की बात है। पहला तो आजकल रिश्ते होते हैं, ब्याह से पहले 25% तो ब्याह से पहले रिश्ते ही टूट जाते हैं। और जब शादियां होती है इतना मनमुटाव रहता है, विचार आचारों का मिलना, वो शादी पूरी लगातार निभ जाए बहुत बड़ी बात है। आज देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है तलाक की, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और दुनिया भर के केस हमारे पास है, और लगातार हमें हरियाणा के अंदर शादियां भी जरूरतमंद की, गरीबों की करता हूँ। समाज के अंदर भी हम परिचय सम्मेलन करवाकर लोगों की शादियां करवाते हैं, रिश्ते करवाते हैं। हमें पता क्या समस्या है, जबरन हथियार के बल पर शादी करवाना और वो निभाना असंभव है, हो नहीं सकता। ये तो सिर्फ कहानियों में सुना था। हाँ, हो सकता है मोदी के राज के अंदर ये भी कोई नया फरमाना आ जाए, हथियार के बल के ऊपर तो राजनेता को सिलेंडर काटते देखा है, जो वॉशिंग मशीन के अंदर डाल डाल के जो अरबों रुपए के घोटाले करते थे, जिनके ऊपर ईडी के सीबीआई के छापे मरवाते थे। कहते थे मोदी साहब कोला कांड कुरुक्षेत्र के अंदर, वो कहते थे अरबों रुपए का घोटाला कर लिया, और उसी को अपनी पार्टी में मिलाकर टिकट देकर जिताकर उसको व्हाइट वॉश करके साफ कर दिया। हाँ भाई, ये ईमानदार है। कौन कौन नहीं है? अजीत पवार 20 का मैं नाम गिना दूं, इनका तो काम यही है, किसी को डराना धमकाना। हाँ, यह बात मैं बहन जी का समर्थन करता हूँ, डराना डराना धमकाने की पॉलिसी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है, जिसको फतवा मिला है पूरे देश के अंदर, उसका नाम है अमित शाह। जो लोगों को, राजनेताओं को डरा डरा कर झूठी फाइलें बनाकर उन पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स छोड़कर उनको भीतर करने का काम करता है। या तो आ जाइए, आज नीतीश कुमार राजी खुशी भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्या? मजबूरी में साथ है, उसे पता है तेरी फाइल खुलेगी, तेरे को भीतर डाल लेंगे, इसलिए मजबूरी के अंदर स्टेज के अंदर हालात नहीं देखे। जब मोदी साहब वो बैठे होते हैं, नतीज जी बैठे होते हैं, कैसे चूहे की तरह डर के हमारी बोलता है, जो लिख के दे दे वो बोलता है, उसमें भी कई बार गलत बोल देता है, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बोल देता है। ठीक है बजरंग जी, अगर मजबूरी की बात है तो तमाम नेताओं को देखा है हमने जो हर दल में इधर से उधर जाते हैं।
ठीक है, अमित नेहरा जी आपके पास आते हुए आती हूँ मैं, अब बजरंग जी आपके पास आती हूँ मैं। अमित नेहरा जी देखिए, मैं काफी देर से नहीं गई हूँ अमित नेहरा जी के पास। अमित नेहरा जी देखिए, अभी 212 जो सीटें हैं लगभग, उनके जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें देखा जाए तो 130 सीटें जो है वो जो एनडीए है उसको मिलती नजर आ रही है, और 75 सीटें जो है वो इस वक्त महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो मुझे वो आप वजह बताइए, वो बड़े कारण बताइए जिसके चलते नीतीश कुमार पर या एनडीए पर जो जनता है बिहार की विश्वास करती दिखाई दे रही है। आपको बड़ी वजहें क्या लगती हैं? सबसे बड़ी वजह तो ये 10,000 रुपए वाली है, जैसा मैंने देखा था, तुरंत असर करती है। जो चीजें हैं, खाते में आना पैसा, तो रोजगार देने का जो वायदा है तेजस्वी यादव का, तो उसको फलीभूत होने में टाइम लग सकता है, लोगों को ये पता है। और ये भी है कि हो या ना हो, हालांकि तेजस्वी यादव के फेवर में एक बात जाती है, जब इन्होंने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई थी तो उसमें उप मुख्यमंत्री थे, तो उस समय लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियां दी गई थी बिहार के युवाओं को, और उन नौकरियों का जो क्रेडिट है वो नीतीश कुमार नहीं ले पाए थे। तेजस्वी यादव ने बड़ी अच्छी तरह से उसको अपने पक्ष में भुनाया था। तो अगर जो सीटें आएंगी आरजेडी को, तो उसमें उस बात का, उस तथ्य का काफी अहम योगदान रहने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बीजेपी जो है आजकल एक पार्टी के साथ साथ एक मशीन बन चुकी है, जिसमें एक सेट प्रोसीजर हो गया है कि आपको चुनाव कैसे जीतना है, कैसे कैंपेन करनी है, किन नेताओं को भेजना है, एक एसओपी बना दी है। तो उसका भी फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, और नीतीश को साथ में लेना मजबूरी है फिलहाल बीजेपी की, क्योंकि अभी बीजेपी का वहां पे ग्राउंड पे इतना बड़ा नेटवर्क हुआ नहीं है। हाँ, अगर मान लिया सरकार में आती है और आगे हो सकता है कि वो अपनी पकड़ बना ले, अपने बलबूते पे आगामी किसी चुनाव में बहुमत बना ले, लेकिन फिलहाल तो वही बात है, जब लड़ी 101 पे रहे हैं तो 122 तो हो नहीं सकते, बैसाखी की तो जरूरत पड़ेगी ही बीजेपी को। और दूसरी बात ये है कि जो महागठबंधन है उसके पास पैसे की भी कमी हो जाती है, क्योंकि आप विपक्ष में लगातार, और संसाधनों पे उनका कब्जा नहीं होता, मीडिया पे भी उसका कब्जा नहीं होता। जो अनंत सिंह के ऊपर मर्डर के आरोप लगा था जन स्वराज पार्टी के, तो उसको भी अच्छी तरह नहीं भुना पाए, हालांकि वो बहुत बड़ा मुद्दा था। अभी दिल्ली में हुए बम विस्फोट की बात की जाए तो दिल्ली के बम विस्फोट का बिहार में इतना असर नहीं होना जितना वहां पे किसी प्रत्याशी का मर्डर होना एक बड़ी घटना होती है बीच चुनाव में। क्योंकि आपको ध्यान होगा 1991 में जब बाई इलेक्शन हुआ था हरियाणा में, तो एक उम्मीदवार थे, तो उनका मर्डर हो गया था। मैं उपचुनाव की बात कह रहा हूं मैं, तो उसमें पूरे देश को हिला डाला था। तो फिलहाल उस तरह का मोमेंटम नहीं बना पाया महागठबंधन, मुद्दे को ज्यादा उछाल नहीं पाया। तो ये राजनीति है, और राजनीति में क्या है कि सूत और कसूत चलता है। एक देसी शब्द है हरियाणा का, सूत या कसूत। या तो आप किसी चीज को अपने फेवर में कर सकते हो या किसी दूसरे के अगेंस्ट में कर सकते हो। तो वो जो पार्टी करेगी तो वही जीत में रहेगी। तो फिलहाल क्या है कि आज के दिन चाहे बेशक अतिशयोक्ति हो कि हम सबसे बड़े दल हैं, लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैन पावर में, पैसे में बीजेपी के पास अथाह शक्ति है, बाकी पार्टियों से कहीं आगे है, तो उसका असर तो दिखेगा ही दिखेगा। दूसरी बात क्या है कि मजबूत नेतृत्व है, कहीं से कोई विद्रोह की शुरुआत होती है तो उसे भी दबा लिया जाता है बीजेपी में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो फेवर में जाती दिखती हैं। बाकी फिर वही बात है कि 11 साढ़े 11 बजे जो ट्रेंड आएगा तो वो ही सेट होगा। फिलहाल तो थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, मुझे लगता है कि कभी आगे होगा कभी पीछे होगा। हाँ, लेकिन 11:30 बजे के आसपास का जो ट्रेंड आएगा तो वो स्टेबल होगा ईवीएम। बिल्कुल, तब तक जाकर तस्वीर साफ होगी। ठीक है प्रियदर्शनी जी, देखिए आधी आबादी किसी भी राज्य में चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये ट्रेंड देखा हमने हरियाणा में, जब लाडो लक्ष्मी योजना जैसी बड़ी योजना का ऐलान जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, यूं कहूं कि बीजेपी की ओर से किया गया था, उसके बाद अब जाकर ये जो है वो लागू किया गया।
क्या आपसे मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप खुद एक महिला भी हैं, एक बड़ी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, आपको क्या लगता है इस तरह की योजनाओं, क्योंकि अब बिहार में भी जो लखपति दीदी बनाया जाएगा लगभग 1 करोड़ महिलाओं को, ये मैनिफेस्टो में बीजेपी की ओर से कहा गया है, क्या इस तरह के वादे असर डालते हैं महिलाओं के जहन पर, फर्क पड़ता है इससे? देखिए मैम, देखिए वादे करना और उसको एग्जीक्यूशन करना दो अलग अलग बातें होती हैं। हम लोगों ने जो वादे किए, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो बातें किए हैं, ऑलमोस्ट 75% तक हम लोग उन वादों पे या तो काम कर रहे हैं या पूरे कर चुके हैं। और अभी 2.5 साल भी नहीं हुए सरकार के, अभी तो साल भर खत्म हुआ है, 1.5 साल होने वाला है। तो आप ये सोचिए कि जिसको कहते हैं किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये ऑलरेडी जो लाडो लक्ष्मी योजना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मध्य प्रदेश में हम लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तब हम लोगों ने ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट किया था और बहुत सक्सेसफुली पूरे मध्य प्रदेश में किया था। तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप केंद्र में देख लीजिए जो वादे किए, 3 तलाक देख लीजिए, 370 देख लीजिए, मतलब आप यू नेम इट, राम मंदिर देख लीजिए, कोई भी मुद्दा आप उठाइए, हमारे मैनिफेस्टो का उठाइए, कट कॉपी पेस्ट करिए और देखिए कि क्या उसे हमने और बेटर ही काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें कोई बीट नहीं कर सकता है, हमें काम करने आता है और हम काम की बात करते हैं। हमारी बाकायदा एक रिपोर्ट कार्ड बनती है, वो रिपोर्ट कार्ड 10 जनपद से नहीं बनती, वो बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग माफी के साथ मैं रोक रही हूँ आपको प्रियदर्शन जी, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त इतने की अनुमति देता है। आप तीनों ही खास मेहमानों का, प्रियदर्शन जी आपका, बजरंग दास जी आपका और अमित जी आपका, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव में जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उन पर अपनी बात रखने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद ये कवरेज लगातार जारी है। ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि ये टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। हम सब लोगों को मिलकर नंबर 1 बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। रुझान जिस तरीके से आए हैं, हम लोग भी अपने तमाम प्रत्याशियों से फीडबैक ले रहे हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है। ऐसी व्यवस्था बने जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, आपके